हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फिजिक्स विद शुभम सर। आज हम लोग एक नया लेक्चर लेके आ गए हैं सर्कुलर मोशन में, सर्कुलर मोशन 03। इसके पहले 01 और 02 में हमने सर्कुलर मोशन के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स कर लिए हैं कि सर्कुलर मोशन होता क्या है, सर्कुलर मोशन के टाइप्स क्या क्या हैं और किस किस तरह के फार्मूलाज हमको सर्कुलर मोशन में देखने मिल सकते हैं, कौन कौन से फोर्सेस इन्वॉल्व होते हैं सर्कुलर मोशन में वगैरह वगैरह। ये सब कुछ हमने अब तक के 01 और 02 लेक्चर्स में कवर कर लिया है, ठीक है। तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, वहाँ से जाके देख लो। अगर तुमने 01 और 02 अच्छे से देखा है तो यहाँ से लेक्चर्स अच्छे से समझ में आएंगे, क्योंकि यहाँ से अब हम लोग सर्कुलर मोशन का एप्लीकेशन करने जा रहे हैं। मतलब बेसिकली ऐसे पार्ट्स जहाँ से क्वेश्चंस डायरेक्टली पूछेंगे, डेरिवेशंस पूछेंगे, तो वो पार्ट अब हम लोग आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आज का जो लेक्चर है दैट इज़ ऑन एप्लीकेशंस ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो इसके क्या क्या एप्लीकेशंस है या कहाँ कहाँ एप्लीकेशंस हो सकते हैं, ये हमको आज पढ़ना है। जैसे मैं तुमको कुछ हिंट दे देता हूँ, कुछ आइडिया दे देता हूँ कहाँ कहाँ हम पढ़ेंगे। जैसे आज हम लोग सीखेंगे कि कोई कर्व्ड रोड पे कोई पर्सन अपना व्हीकल अगर टर्न कर रहा है तो कौन से स्पीड से टर्न करना चाहिए। तुमने देखा होगा ना, कार एक टर्न ले रहा है, जैसे एक सर्कल है, सर्कल पे टर्न ले रहा है, या एक यू टर्न है वहाँ पे टर्न ले रहा है। कहीं पे भी कोई भी कर्व्ड हॉरिजॉन्टल रोड है, वहाँ अगर टर्न ले रहा है पर्सन तो कितने स्पीड से टर्न लेना चाहिए। और तुमने देखा होगा कि वहाँ पे एक हमेशा सेफ्टी लिमिट का बोर्ड भी लगा होता है कि हाँ इतने स्पीड से जाओ। तुमने वो मोटो जीपी की रेस देखी होगी, पर्सन इतने स्पीड से टर्न लेता है वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें तुमने देखी है। तो आज हम समझेंगे कि इसका रीज़न क्या है और क्यों ऐसा होता है और क्या वैल्यू रिक्वायर्ड होती है। फिर नेक्स्ट चीज़ जो हमको देखना है कि एक पर्सन अगर डेथ वेल में बाइक चला रहा है, तुमने डेथ वेल देखा है, मौत का कुआं, कोई मूवी में देखा होगा तुमने, तो मौत के कुएं में पर्सन पहले नीचे से धीरे धीरे स्टार्ट करता है और बहुत फास्ट ऊपर जाके घूमने लगता है। तो हम लोग समझेंगे कि वो पर्सन कैसे वो चीज़ कर पाता है, किस स्पीड से करना पड़ता है वगैरह वगैरह। फिर उसके बाद हम लोग को कोनिकल पेंडुलम भी समझना है कि कोनिकल पेंडुलम कैसे काम करता है। जैसे फॉर एग्जांपल कोनिकल पेंडुलम का जो वर्किंग है वो क्या है और कोनिकल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है वो क्या है, तो हम टाइम पीरियड भी फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो आई होप इंट्रोडक्शन समझ में आया होगा लेक्चर में क्या क्या करना है। हम लोग एक काम करते हैं, कोनिकल पेंडुलम पहले कर लेते हैं, क्योंकि एचएससी में 11th स्टैंडर्ड में ये कोनिकल पेंडुलम होता है। तो हम लोग कोनिकल पेंडुलम के बाद ये दोनों एप्लीकेशंस करते हैं, ठीक है। तो पहला जो एप्लीकेशन है वो करना है हमको कोनिकल पेंडुलम, और कोनिकल पेंडुलम में स्पेसिफिकली हमको निकालना है उसका टाइम पीरियड। दूसरा जो हमको करना है दैट इज़ कर्व्ड हॉरिजॉन्टल रोड, ठीक है। इस पे गाड़ी कैसे मूव कराएं या कितने स्पीड से मूव कराएं। और लास्ट में हमने को करना है डेथ वेल। लास्ट मतलब इस लेक्चर का लास्ट है, एप्लीकेशंस यहाँ ख़त्म नहीं हो रहे हैं, और भी एप्लीकेशंस बचेंगे। जैसे एक बहुत बड़ा एप्लीकेशन बचेगा बैंकिंग ऑफ रोड्स का, तो बैंकिंग ऑफ रोड्स पे पूरा एक लेक्चर हम लोग लेके आएंगे। नेक्स्ट लेक्चर पूरा बैंकिंग ऑफ रोड्स पे होगा, जिसमें हम डिटेल में उस पर बात करेंगे। तो आज के लेक्चर का स्टार्ट करते हैं बिना आगे टाइम लिए। चलो पहला एप्लीकेशन देखते हैं, कोनिकल पेंडुलम। हम लोग समझते हैं कि सर्कुलर मोशन के कॉन्सेप्ट लगा के कोनिकल पेंडुलम का टाइम पीरियड कैसे निकाला जा सकता है, ठीक है। चलो देखते हैं फर्स्ट एप्लीकेशन दैट इज़ कोनिकल पेंडुलम, ठीक है। हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है इसका टाइम पीरियड। टी के लिए अपने को एक्सप्रेशन निकालना है कि कोनिकल पेंडुलम है वो कितने टाइम पीरियड में जा रहा है। अब ज़रा कोनिकल पेंडुलम का आइडिया देखो। कोनिकल पेंडुलम होता क्या है, इट इज़ जस्ट लाइक एन ऑर्डिनरी पेंडुलम, बट इसका जो मोशन है वो थोड़ा सा अलग है, बस और कुछ नहीं। जैसे ये मेरे पास एक सपोर्ट है, यहाँ से मेरे पास एक पेंडुलम है लाइक दिस, और ये पेंडुलम को मैं ऐसे डिस्प्लेस करूँ, और इंस्टेड ऑफ लीविंग इट टू गो इन अ टू एंड फ्रो मोशन, जैसे हम लोग क्या करते हैं, पेंडुलम को यहाँ लेके छोड़ देते हैं तो ये टू एंड फ्रो मोशन करता है ना। यहाँ ऐसा नहीं करना है, कोनिकल पेंडुलम में ये नहीं है। कोनिकल पेंडुलम में क्या है, वी टेक दिस बॉब फ्रॉम इट्स मीन पोजिशन टू सर्टेन हाइट। समझो इसको थीटा एंगल से डिस्प्लेस किया और कुछ हाइट लेके गए। ये इसकी ओरिजिनल हाइट थी या इसका बेस लेवल था, उसको हम लोग कुछ हाइट पे लेके गए हैं, और इस हाइट पे ले जाके वी गिव इट अ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी सो दैट इट स्टार्ट्स गोइंग इन सर्कल। मतलब इस पेन को समझो मैं यहाँ से डिस्प्लेस करूँ और ऐसे ले जाके सर्कल में घुमाऊँ, तो ये हो गया। देखो एक कोन का शेप आ रहा है ना, ये दिखाई पड़ रहा है, ये कोन का शेप ट्रेस कर रहा है, ये सेंटर है और सेंटर के अबाउट ये कोन का शेप ट्रेस कर रहा है, तो ये कोनिकल शेप ट्रेस करता है, इसलिए इसका नाम होता है कोनिकल पेंडुलम। तो यहाँ पे पेंडुलम जो है वो टू एंड फ्रो मोशन ना करके कैसा मोशन करने वाला है, सर्कुलर मोशन। और अगर ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो किस टाइम पीरियड से ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो रहा है वो अपने को निकालना है, ठीक है।
चलो सपोज हमने इसको वेलोसिटी दे दी और वेलोसिटी देने के बाद ये पेंडुलम ये सर्कल में जाने लगा, ठीक है। रुको मैं सर्कल ड्रॉ करता हूँ। समझो ये पेंडुलम ऐसे सर्कल में जाता है, ठीक है। हमने इसको पुश किया है और अब ये सर्कल में मूव कर रहा है। इस सर्कल का ऑफ कोर्स कुछ पैरामीटर्स होगा, जैसे यहाँ से यहाँ तक ये वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी रेडियस हो जाएगी, है ना। तो ये उसका रेडियस हो गया, फाइन। इसको हमने वेलोसिटी इधर दी है। अब देखो इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं। तुम 11th स्टैंडर्ड में सॉल्व करोगे तो सेंट्रीपिटल फोर्स के कॉन्सेप्ट से सॉल्व कर सकते हो, 12th में सॉल्व करोगे तो सेंट्रीफ्यूगल से सॉल्व कर सकते हो। या ऐसा ज़रूरी नहीं है कि 12th में सेंट्रीपिटल लगा नहीं सकते, दोनों कॉन्सेप्ट्स लगा सकते हो। मतलब इसको तुम सेंट्रीपिटल फोर्स से भी सॉल्व कर सकते हो, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से भी सॉल्व कर सकते हो। तो इट्स अप टू यू। लेट्स जस्ट से मैं सेंट्रीपिटल से सॉल्व करता हूँ। तो सेंट्रीपिटल फोर्स पहले मुझे फाइंड करना पड़ेगा कि सेंटर की तरफ जाने वाला फोर्स है कौन सा। तो ज़रा ध्यान से देखो, ये स्ट्रिंग में टेंशन होगा ना, टेंशन टुवर्ड्स से सपोर्ट जाएगा। तो ये टेंशन के दो कंपोनेंट्स निकाल सकते हैं। पहले कौन कौन से कंपोनेंट्स निकालने देखो। एक तो इसका वेट जो है वो नीचे की तरफ लग रहा है, इसका वेट नीचे की तरफ लेके जाना चाहता है ना बॉब को। तो बॉब को नीचे ना जाने देने के लिए कोई तो फोर्स रिस्पॉन्सिबल होगा ना। तुम यहाँ लाके इसको सर्कल में घुमा रहे हो तो भी इसका वेट तो इसको नीचे ही ले जाना चाहता है ना, mg तो इसको नीचे ही ले जाना चाहता है। तो इसको ऊपर ही इस हाइट पे रोक के कौन रखता है। सो देयर मस्ट बी अ कंपोनेंट ऑफ टेंशन जो इस mg को कम्प्लीटली बैलेंस करेगा। मतलब टेंशन का एक कंपोनेंट mg के ऑपोजिट आ रहा है जो mg को परफेक्टली बैलेंस कर रहा है। तो अपने को मालूम है ये एंगल थीटा, तो ये भी एंगल थीटा, ऑल्टरनेट एंगल्स, राइट। अगर ये एंगल थीटा हो गया तो ये हो जाएगा t cos थीटा, करेक्ट। अच्छा, इसके परपेंडिकुलर में एक कंपोनेंट आ जाएगा ये t sin थीटा। ध्यान से देखो, समझ में आया। तो यहाँ दिखाई पड़ रहा है क्लियरली कि ये तुम्हारे सर्कल का सेंटर है। अगर ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जा रहा है तो ये तुम्हारे सर्कल का सेंटर है और सेंटर की तरफ एक फोर्स जा रहा है t sin थीटा। तो यहाँ t sin थीटा क्या हुआ, टी साइन थीटा क्या हुआ, सेंट्रीपिटल फोर्स हुआ ना। ये लास्ट लेक्चर में मैंने डिटेल में बताया था तुमको कि सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है। और सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा एक ही फोर्स होगा या दो फोर्सेज होंगे, ऐसा गारंटी नहीं है। जो भी फोर्सेज, जितने भी फोर्सेज टुवर्ड्स द सेंटर जाते हैं हम उनको सेंट्रीपिटल कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो टेंशन को अगर हम लोग रिजॉल्व करते हैं, सो व्हेन वी रिजॉल्व टेंशन इन द स्ट्रिंग, टेंशन इन द स्ट्रिंग into its mutually perpendicular components। ये डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है 11th स्टैंडर्ड के लिए भी और 12th स्टैंडर्ड के लिए भी, ठीक है। हम इसको म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर चुके हैं। एक है t cos थीटा, एक है t sin थीटा। तो पहले ध्यान से समझो t cos थीटा क्या कर रहा है। t cos थीटा इज बेसिकली बैलेंसिंग mg, तभी तो ये ना नीचे जा रहा है ना ऊपर जा रहा है ना, इसी लेवल पे ये सर्कल में चल रहा है। अगर mg ज़्यादा होता तो ये नीचे चला जाता, t cos थीटा ज़्यादा होता तो ये ऊपर जाने लगता। बट ये ऊपर ना जाके नीचे ना जाके इसी हॉरिजॉन्टल प्लेन में ये सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। तो मतलब ये दोनों परफेक्टली बैलेंस्ड हैं, ठीक है। एक ये हो गया इन्फॉर्मेशन। दूसरा इन्फॉर्मेशन क्या है, ये t sin थीटा। t sin थीटा क्या प्रोवाइड कर रहा है, ज़रा ध्यान से सोच के बताओ। t sin थीटा अगर मैं देखूं तो t sin थीटा सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है और सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला हमको मालूम है, देयरफॉर t sin थीटा विल बी इक्वल टू mv स्क्वायर बाई r। r इसका रेडियस, v इसका स्पीड, जिस स्पीड से हमने इसको हॉरिजॉन्टल सर्कल में घुमाया था। अगर स्पीड नहीं इमेजिन कर पा रहे हो तो जैसे ये पर्टिकुलर यहाँ पे अगर बॉब आता है तो ये इसकी स्पीड ऐसी होगी। टेंजेंशियल होती है ना सर्कुलर मोशन में स्पीड। मैं यहाँ स्पीड इसलिए नहीं बना रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे वेरिएबल्स यहाँ पे इंट्रोड्यूस किए, वहाँ एक और टेंजेंट बनाऊंगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा। समझ लो, देखो यहाँ टेंजेंट है, ये वेलोसिटी का टेंजेंट यहाँ पे होगा। जैसे देखो इस पाथ पे इधर टेंजेंशियल है, इस पाथ पे इधर टेंजेंशियल, हर जगह पे वेलोसिटी टेंजेंशियल होगी, बस वही बात, ठीक है। ये दो इक्वेशंस मिल गए हैं हमको, इनको यूज़ करते हैं और फाइंड आउट करने का ट्राई करते हैं। लेट्स जस्ट से ये टेंशन के बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं कि टेंशन की वैल्यू कितनी है, प्लस हमको टाइम पीरियड निकालना है। तो पहले टेंशन को रिमूव करना पड़ेगा, तो डिवाइड कर दो। डिवाइडिंग इक्वेशन 2/1, 2 को 1 से डिवाइड करते हैं, देखो क्या मिलेगा। t sin थीटा अपॉन t cos थीटा, सो दिस इज t sin थीटा अपॉन t cos थीटा इक्वल टू, ये क्या है, mv स्क्वायर बाई आर। तो mv स्क्वायर बाई आर अपॉन ये क्या है, mg। m से m कैंसिल, t से t कैंसिल, साइन थीटा अपॉन cos थीटा क्या होता है, tan थीटा। tan थीटा क्या आ रहा है, tan थीटा आ रहा है v स्क्वायर बाई आर जी।
तो यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा, देयरफॉर वी स्क्वायर इज इक्वल टू आर जी tan थीटा एंड फाइनली v इज रूट आर जी tan थीटा। ये जो v का एक्सप्रेशन है ना, रूट आर जी tan थीटा, ये बार बार आएगा घूम घूम के, बैंकिंग ऑफ रोड्स में भी आएगा। तो ये यहाँ से एक्सप्रेशन याद कर लो, यही सेम रेजोल्यूशन होगा वेक्टर्स का वहाँ पे भी, और फिर से v की वैल्यू यही आ जाएगी। सो लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 3। आई होप ये विजिबल होगा सबको। एक सेकंड रुको, हाँ, सो इट इज़ विजिबल क्लियरली, फाइन। सो रूट आर जी tan थीटा, अब इसको यूज़ करते हैं। अब ये जो स्पीड मिला है, ध्यान से देखो, ये डिपेंड किस पे कर रहा है, आर और थीटा पे डिपेंड कर रहा है। जी तो कांस्टेंट है, राइट, आर मतलब रेडियस और थीटा मतलब एंगल, जिस एंगल पे हमने इसको डिस्प्लेस किया। तो ये दोनों फैक्टर्स तो चेंज होने से रहे, मतलब v चेंज होने से रहा, तो v कांस्टेंट है, और ऑफ कोर्स यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है तो v तो कांस्टेंट ही होगा। तो टाइम पीरियड निकालने के लिए क्या करेंगे, टाइम पीरियड निकालने के लिए हमको फॉर्मूला मालूम है, सिंस टाइम पीरियड ऑफ द UCM विल बी, UCM का टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, अगर तुमको याद हो UCM का टाइम पीरियड का हमने फॉर्मूला निकाला था, स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड ना, यानी टाइम पीरियड T विल बी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। समझा ये चीज़, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होगा ना। ये डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है, 2πr, और स्पीड कितने से कवर कर रहा है, v से। ये स्पीड उठा के यहाँ सब्स्टिट्यूट करो तो तुमको क्या मिल जाएगा, 2πr अपॉन रूट ऑफ आर जी tan थीटा। ओके, तो टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन कुछ दिखाई पड़ता हुआ, जैसे 2π, ये r को मुझे रूट के अंदर लाना है ताकि ये कैंसिल वगैरह कुछ हो, तो अंदर आएगा तो ये हो जाएगा r स्क्वायर अपॉन नीचे है आर जी tan थीटा। ये सबको समझ में आया। देखो क्या किया है, r को रूट के अंदर ले गए तो स्क्वायर हो जाएगा ना, और बाहर आएगा तो वापस r हो जाएगा। r से r कैंसिल, तुमको मिलता है 2π अंडर रूट r अपॉन जी tan थीटा। मैं ये tan थीटा को सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो देखो मुझे क्या मिलेगा, 2π अंडर रूट r अपॉन जी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये समझा सबको, tan थीटा को साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिखा है। यहाँ से r cos थीटा ज़रा निकालने का ट्राई करते हैं, r cos थीटा होता क्या है, या r को सब्स्टिट्यूट करते हैं। ठीक है, r को हम सब्स्टिट्यूट करते हैं। ज़रा देखो, ये जो पूरा पार्ट है ये लेंथ ऑफ द पेंडुलम हो जाएगा। ये किसको किसको समझ रहा है, ये यहाँ से यहाँ तक तो ये लेंथ ऑफ द पेंडुलम ही है ना। अब ज़रा ये ट्रायंगल देखो, इस ट्रायंगल में ये एंगल 90 है, तो ये वाला जो हाइट है ये अगर मैं निकालने का ट्राई करूँ तो ये कितना होगा, और आई गेस ये अपने को r निकालना है ना। ठीक है, पहले ये रहने दो। एक ये हाइट हो गया जो ऑपोजिट साइड से मिल सकता है साइन थीटा से, और एक ये साइड हो गया जो कि अपने को एडजेसेंट साइड से यानी कॉस थीटा से मिल सकता है। तो हम लोग ये r निकालते हैं यहाँ से। तो r निकालने के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग, इसको नाम दे दो, दिस इज़ पॉइंट O, यहाँ से ये पॉइंट O, दिस इज़ पॉइंट A एंड दिस इज़ पॉइंट B। सो इन ट्रायंगल OAB, OAB में एक एंगल 90 है, एंगल A, तो यहाँ से साइन थीटा कॉस थीटा कॉम्पोनेंट यूज़ करो। इस एंगल के लिए ये कौन सा साइड है, थीटा के लिए ये कौन सा साइड है, ऑपोजिट, तो साइन थीटा यूज़ करते हैं। तो साइन थीटा हो जाएगा R अपॉन L, इज़ दैट करेक्ट, हाँ या ना। तो R क्या हो जाएगा, देयरफॉर R इज़ इक्वल टू L साइन थीटा, एंड फाइनली टाइम पीरियड तुमको मिल रहा है 2π अंडर रूट R की जगह L साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन G साइन थीटा, हाँ या ना। R की जगह हमने L साइन थीटा डाला ना, और साइन थीटा कैंसिल, एंड फाइनली टाइम पीरियड मिलता है 2π अंडर रूट L कॉस थीटा बाई G। ये डिराइव करने को तुमको पूछता है कि बताओ टाइम पीरियड ऑफ अ कोनिकल पेंडुलम कितना है। सो दिस इज़ 2π अंडर रूट L cos थीटा बाई G, एंड ये एक्सप्रेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और बहुत इजी भी है डिराइव करना। बस तुमको स्पीड का एक्सप्रेशन डिराइव करना है। स्पीड का एक्सप्रेशन डिराइव करने के बाद यूसीएम में टाइम पीरियड फिक्स होता है, तो वो डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, ये तुमको पता है। बस वही अप्लाई किया और फिर सिंप्लीफिकेशन। ये सिंपल सिंप्लीफिकेशन है, मतलब आगे का पार्ट पूरा सिंप्लीफिकेशन है। एक आगे और सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं हम लोग, जैसे ये जो हाइट है वर्टिकल हाइट पेंडुलम की, पेंडुलम इस हाइट लेवल पे है ना,
तो ये h ज़रा ध्यान से देखो, जैसे ये r हो गया l साइन थीटा, वैसे ये h हो जाएगा l कॉस थीटा। तो l कॉस थीटा की जगह पे मैं सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ h, और इसी ट्रायंगल, यही ट्रायंगल से जहाँ से साइन थीटा हमने निकाला था, हम लोग कॉस थीटा भी निकाल के ये चीज़ प्रूफ कर सकते हैं कि l कॉस थीटा इज इक्वल टू h। तो हम लोग l कॉस थीटा की जगह h सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, एंड एक और एक्सप्रेशन मिल सकता है, दैट इज़ 2 पाई अंडर रूट h/g। तो ये फॉर्मेट तुमको अगर पता हो तो नॉर्मल टाइम पीरियड का जो फॉर्मेट होता है वो यही होता है, 2 पाई अंडर रूट l/g। तो वहाँ पे l होता है लेंथ ऑफ द पेंडुलम। तो एक्चुअल में जो l हम लोग लेते हैं ना, वो एक्चुअल में हम वर्टिकल हाइट ले रहे होते हैं पेंडुलम की। तो ये पेंडुलम जितने ऊपर उठाते जाओगे उसका हाइट देखो चेंज होता जाएगा ना। पहले इतने पूरे इस लेवल पे जब था पेंडुलम तो इसकी हाइट पूरी l थी ना, तो वहाँ आ जाता है l/g, 2 पाई अंडर रूट l/g ना। और देखो यहाँ पे जब इसको मैं और ऊपर उठा के यहाँ लेके आया हूँ तो इसकी हाइट h हो गई है, तो वहाँ आ गया h/g। इसको और ऊपर लेके जाऊँगा, कुछ और हाइट हो जाएगी, तो वहाँ वो हाइट अपॉन g। मतलब बेसिकली टाइम पीरियड का जो जनरल फार्मूला है दैट इज़ 2 पाई अंडर रूट वर्टिकल हाइट अपॉन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ये एक पेंडुलम के टाइम पीरियड का जनरल फार्मूला, चाहे कोई भी पेंडुलम होने दो, चाहे नॉर्मल तुम्हारा सिंपल पेंडुलम है, चाहे कोनिकल पेंडुलम है। सो देयरफॉर दिस इज द टाइम पीरियड। ये टाइम पीरियड है और ये तुमको डिराइव करना होता है। ये जनरल फॉर्मेट है, दिस इज जनरल फॉर्म। ये भी तुम यूज़ कर सकते हो अगर तुमको सिर्फ हाइट दिया हुआ है तो। आई होप ये सबको समझ में आया अच्छे से, नीट एंड क्लीन, सारे समझ में आ रहे होंगे, टर्म्स अच्छे से लिखे हुए, कहाँ कहाँ क्या क्या है। कुछ भी डाउट है तो वीडियो पीछे जाके अच्छे से इसको समझो कि क्या क्या किया है, कैसे कैसे किया है। सारा एक्सप्लेनेशन मैंने दिया है, चाहिए तो एक बार और बता देता हूँ। पहले क्या किया, पेंडुलम को डिस्प्लेस किया, कुछ हाइट तक लेके गए, वहाँ से हॉरिजॉन्टल सर्कल में उसको रोटेट कराया या सर्कुलर मोशन कराया। सर्कुलर मोशन करने लगा जब बॉडी या ये जो पेंडुलम जब सर्कुलर मोशन करने लगा तो उसके ऊपर फोर्सेस चेक किए। जैसे इस पॉइंट पे फोर्सेस चेक किए तो फोर्सेस बैलेंस होने चाहिए, तभी तो मोशन एक जगह पे चल रहा है ना। तो फोर्सेस बैलेंस कैसे कैसे हुए, टी कॉस थीटा जो था वो ग्रेविटेशनल फोर्स या वेट को बैलेंस कर रहा था, यानी पेंडुलम को नीचे नहीं जाने देने के लिए रिस्पॉन्सिबल था टी कॉस थीटा। दूसरा चीज़ टी साइन थीटा जो पेंडुलम को सर्कल में रखने के लिए रिस्पॉन्सिबल था, वो ये था, टी साइन थीटा इक्वल्स टू mv²/r। ओके, तो टी कॉस थीटा इसको हॉरिजॉन्टल सर्कल में रखता है, टी कॉस थीटा इसको इस हाइट पे रखता है, और टी साइन थीटा इसको इस हॉरिजॉन्टल सर्कल में रखता है। टी साइन थीटा सेंट्रीपिटल फोर्स है ना, तो सेंट्रीपिटल फोर्स उसको सर्कल में रख रहा है, वेरस टी कॉस थीटा वेट को बैलेंस करके उसको इस पर्टिकुलर हाइट पे रोक के रखता है। ठीक है, तो आई होप सारे स्टेप्स समझ में आओगे। फिर हमने वी निकाल लिया, वी से बाद आगे सब्स्टिट्यूशन टाइम पीरियड के लिए, और उसके बाद सिर्फ ये ट्रायंगल वाला सब्स्टिट्यूशन है। तो आई होप यहाँ तक सबको समझ में आया है, सारे फॉर्म समझ में आए हैं, दोनों एक्सप्रेशंस, और सारे स्टेप्स समझ में आए कि कहाँ से क्या हुआ है। ठीक है, तो इसको पॉज करके अच्छे से एक एक चीज़ नोट डाउन करके लिखो और समझ के लिखो। ठीक है, तब तक मैं साइड हो जाता हूँ, तुम नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग इसके बाद वाला एप्लीकेशन करते हैं। ओके, चलो, आई होप सबने नोट डाउन कर लिया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं दूसरे एप्लीकेशन की तरफ। कोनिकल पेंडुलम का एप्लीकेशन सबको समझ में आया है ना अच्छे से, बताओ मुझे कमेंट्स में। फिर कोनिकल पेंडुलम में हमने टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या देखा, 2 पाई अंडर रूट एल कॉस थीटा बाई जी, जहाँ पे एल क्या है, लेंथ ऑफ द पेंडुलम है, फिर थीटा क्या है, एंगल एट विच द पेंडुलम इज टिल्टेड या एंगल एट विच द पेंडुलम इज शिफ्टेड फ्रॉम इट्स वर्टिकल पोजिशन, एंड जी क्या है, जी तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। चलो बढ़िया। अब हम लोग इसके बाद करने जा रहे हैं प्योरली 12th बेस्ड एप्लीकेशंस। 12th बेस्ड एप्लीकेशंस यहाँ से पूरे स्टार्ट होते हैं। यहाँ से बेसिकली तुम बोल सकते हो HSC बोर्ड वालों के लिए कि 12th का फिज़िक्स का जो फर्स्ट चैप्टर है वो स्टार्ट हो रहा है। CBSE वालों के लिए इट इज स्टिल मोशन इन प्लेन गोइंग ऑन, सो 11th का, सो फाइन। लेट्स गो विद द सेकेंड एप्लीकेशन। सेकेंड एप्लीकेशन क्या है, सेकेंड एप्लीकेशन इज व्हीकल ऑन अ कर्व्ड हॉरिजॉन्टल रोड। इसके लिए हमको सेफ स्पीड निकालनी है। ठीक है, कितने सेफ स्पीड से निकालना है, और कर्व्ड हॉरिजॉन्टल रोड है। ऑफ कोर्स ये जो हॉरिजॉन्टल रोड है, कर्व्ड हॉरिजॉन्टल रफ रोड इट इज़,
रफ मतलब क्या होता है? रफ मतलब होता है जहाँ फ्रिक्शन इन्वॉल्व होगा, ठीक है। तो फ्रिक्शन इन्वॉल्व होने वाला रोड है, ऐसा रोड है समझो। जहाँ पे भी कर्व्ड मोशन आएगा ना, वहाँ सर्कुलर मोशन का कॉन्सेप्ट लग जाएगा। जैसे ये एक कर्व्ड रोड है लाइक दिस, इस कर्व्ड रोड पे एक व्हीकल टर्न ले रहा है। जैसे ये कर्व्ड रोड का कुछ तो रेडियस होगा, ऑफ कोर्स कर्व्ड रोड है ना, तो इसका कुछ रेडियस होगा। फाइन, लेट दिस बी द कर्व्ड रोड, ठीक है। चलो ये एक व्हीकल है यहाँ पे, ठीक है। अब कैसे बनाऊँ व्हीकल? चलो ठीक है, ये एक व्हीकल है जो कि 20 स्पीड से चल रहा है और इस रोड पे टर्न ले रहा है। मतलब तुम एग्जांपल समझ लो कि कोई बाइक वाला है जो एक टर्न ले रहा है। तुमने वो रेसेस देखे होंगे, रेसेस में टर्न लेते हैं, बहुत सारे एग्जांपल्स, मतलब n नंबर ऑफ एग्जांपल्स। तुम बाहर निकलो, कोई पर्सन है कार चला रहा है, वो सर्कल पे एक टर्न ले रहा है, तो वो सारे एग्जांपल्स में ये चीज़ एप्लीकेबल होगा, ठीक है। इसका मास है जो कि नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है। इसको अभी हम लोग ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस से भी देखेंगे। अभी हम रोड पे इसको ऐसे देख रहे हैं, ठीक है। मतलब बेसिकली रोड पे कार चल रही है तो हम उसको ऐसे मुंडी लगा के नीचे से देख रहे हैं कि वो कैसे टर्न प्रोड्यूस करी है, कैसे टर्न ले रही है। चलो ठीक है, इसका एक रेडियस होगा, लेट द रेडियस बी r, ओके फाइन। अब समझो एक बात को कि जब ये कार टर्न लेती है तो फ्रिक्शन इसको अंदर की तरफ रखना चाहेगा और एक फोर्स होगा जो इसको बाहर की तरफ ले जाना चाहेगा, तो वो फोर्स होगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब हम लोग इसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के रिस्पेक्ट से सॉल्व करेंगे या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से। मतलब एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, अगर इसका स्पीड v है और रेडियस r है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है mv²/r, करेक्ट। ये सबको मालूम है, सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस हमने अच्छे से कर लिया है, तो आई होप सबको पता होगा। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा mv²/r और अंदर की तरफ लग रहा होगा फ्रिक्शन फोर्स, और ये फ्रिक्शन फोर्स ही सेंट्रीफ्यूगल को बैलेंस कर रहा होगा। मतलब या तो तुम इसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से सॉल्व करो या तुम ऐसा बोलो कि फ्रिक्शन नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, तो फ्रिक्शन को तुम सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल लिख के सारा कुछ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम इसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से कर रहे हैं इसलिए क्योंकि ये ज़्यादा सेंस बनाता है। क्यों? क्योंकि आगे इसमें जो डिस्कशंस आएंगे, डिस्कशंस ऐसे होंगे कि कार स्किड होके बाहर जा सकती है, तो स्किड होके बाहर जाने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? बाहर ले जाने वाला फोर्स ना। कौन सा फोर्स है ये? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। तो इसलिए हम इसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से सॉल्व करते हैं। सर हर जगह जो भी तुमको पढ़ाएगा वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से पढ़ाएगा इसको। क्यों? क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में ये चीज़ ज़्यादा सेंस बनाती है। सेंट्रीपिटल फोर्स में तुमको सेंट्रीफ्यूगल का ध्यान हट जाता है, तुम सेंट्रीफ्यूगल को छोड़ देते हो कि सेंट्रीफ्यूगल करके कुछ है नहीं, बट सेंट्रीफ्यूगल ही होता है जिसकी वजह से फ्रिक्शन का ज़रूरत भी पड़ता है, ठीक है। चलो ये फ्रिक्शनल फोर्स है, ये फ्रिक्शन फोर्स अंदर की तरफ है और ये mv²/r। अब ज़रा इस चीज़ को मैं ऐसे हॉरिजॉन्टल प्लेन में देखूं कि कार का जो वेट है वो कैसा है। देखो ये कार है, ठीक है, ये कार v स्पीड से चल रही है, मतलब कौन से साइड चल रही है ये कार? ये देखो ये ऐसे रोड है, कार ऐसे आगे जा रही है, ठीक है। तो मैं v का डायग्राम चलो नहीं बनाता हूँ, छोड़ दो। ये रोड है, इस पे ऐसे कार है, तो कार का वेट किधर होगा? नीचे की तरफ, mg, हाँ या ना? कार का वेट नीचे की तरफ होगा, ठीक है। तो इसके वजह से नॉर्मल रिएक्शन प्रोड्यूस होगा। अब ये नॉर्मल रिएक्शन इस केस में mg के इक्वल हो जाएगा, है ना। नॉर्मल रिएक्शन mg के इक्वल होगा ना। ये रोड है, रोड पे ऐसे कार है, ये कार चल रही है। अब ये रोड तुम्हारे लिए टर्न रोड है, मतलब कर्व्ड रोड है, ऐसे रोड है ये, ठीक है। इस पे कार ऐसे चल रही है, ऐसे टर्न लेके। तो ये ऑफकोर्स रोड पे वेट तो नीचे की तरफ है, तो नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ होगा। तो नॉर्मल रिएक्शन वेट को बैलेंस कर रहा है और फ्रिक्शनल फोर्स तुमको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। सो देयरफॉर फ्रॉम द डायग्राम वी कैन सी फ्रिक्शन is balancing the centrifugal force। अच्छा बैलेंस कब तक करेगा बताओ तुम मुझे एक बात। बैलेंस करने का भी एक लिमिट होगा ना। अब ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बढ़ रहा है बढ़ते बढ़ते, तो ये फ्रिक्शन भी धीरे धीरे बढ़ेगा, बट फ्रिक्शन बढ़ के कहाँ तक जा सकता है? अपने लिमिटिंग वैल्यू तक जा सकता है। तुमने ये 11 में पढ़ा होगा, मैं 12th वालों से बात कर रहा हूँ, और या फिर जो CBSE में भी है तो उनको फ्रिक्शन के बारे में तुमको थोड़ा कुछ पता होगा। फ्रिक्शन के बारे में ये पता होगा कि फ्रिक्शन का एक लिमिटिंग वैल्यू होता है। ऐसा नहीं कि सरफेस इन्फाइनाइट फ्रिक्शन प्रोवाइड कर सकता है, नहीं। देखो ना, जैसे ये बोर्ड मेरे हाथ को नीचे नहीं जाने दे रहा है क्योंकि मेरा जो वेट है वो इतना इनफ नहीं है कि नीचे जा सके, मतलब फ्रिक्शन ज़्यादा है। बट ये वेट के साथ में मैं इसको खींचूँ भी अगर नीचे, तो देखो फ्रिक्शन अब सफिशिएंट नहीं है रोकने के लिए।
अब मेरा हाथ नीचे की तरफ जा रहा है, क्यों? क्योंकि मैं अपना एक आर्म का फोर्स भी लगा रहा हूँ और वेट भी है साथ में, दोनों मिलकर फ्रिक्शन को ओवरकम कर ले रहे हैं। बट सिर्फ अगर मैं वेट के भरोसे छोड़ूं कि मेरा हाथ नीचे चला जाए, नहीं जा रहा है ये नीचे, क्यों? क्योंकि इस पर चिपक जा रहा है, ये फ्रिक्शन ज़्यादा है यहाँ पे। समझ में आई ये बात? तो फ्रिक्शन जो होता है ना, उसका एक लिमिटिंग वैल्यू होता है, उसका एक मैक्सिमम वैल्यू होता है। और किसी भी सरफेस के लिए फ्रिक्शन का जो लिमिटिंग वैल्यू है ना, वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, वो होता है म्यू टाइम्स एन, वेयर म्यू इज कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एंड एन इज नॉर्मल रिएक्शन। अब ये नॉर्मल रिएक्शन अलग अलग केसेस में अलग अलग रीजन से होगा। जैसे इस केस में वेट की वजह से है तो नॉर्मल रिएक्शन ही लेना है। बट कभी ये मत याद करना कि फ्रिक्शन म्यू टाइम्स वेट होता है, नहीं, म्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन होता है, हमेशा नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन किसी दूसरे फोर्स की वजह से आया तो वहाँ फंस जाओगे वो कॉन्सेप्ट में, अगर वेट की तरह याद करोगे तो ऐसे मत याद करना। सो बैलेंसिंग द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस कर रहा है फॉर अ सेफ टर्न। तो जब तक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस करके रखता है फ्रिक्शन, तब तक ये सेफ टर्न हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। सो वी कैन राइट देयरफॉर, क्या लिख सकते हैं हम लोग लिख सकते हैं लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फोर्स, सॉरी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अच्छा, ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना होना चाहिए? तुम सोचो, ये लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना हो कि टर्न सेफ रहे, कार जो है सेफ टर्न ले ले। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से ज़्यादा होना चाहिए ना, या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के एटलीस्ट इक्वल तो होना चाहिए। तुम्हारा कार बाहर भागना चाहता है, उसको कोई अंदर से पकड़ रहा है फ्रिक्शन, अब फ्रिक्शन एटलीस्ट उतना को हो जितने फोर्स से तुम्हारा कार बाहर भाग रहा है, तब तो वो एटलीस्ट इस लेवल पे रुक के टर्न ले लेगा। या फिर जो तुम्हारा कार बाहर भागने वाला फोर्स लगा रहा है उससे ज़्यादा फोर्स अंदर की तरफ लग रहा है, तो भी ये बैलेंस कर लेगा, तो भी तुम्हारा कार बाहर स्किड नहीं होगा। बट ऐसा केस आ जाए जहाँ पे ये जो बाहर जाने वाला फोर्स है, तुम्हारा कार बहुत ज़्यादा स्पीड में है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बहुत ज़्यादा है, तो बहुत ज़्यादा स्पीड से अगर जा रहे हो बाहर, या बहुत ज़्यादा स्पीड से तुम टर्न लेने का ट्राई कर रहे हो, तो फ्रिक्शन बैलेंस नहीं कर पाएगा, तो वो केस में स्किड हो जाता है गाड़ी। जैसे तुमने F1 रेसेस में देखा होगा, बहुत हाई स्पीड पे अगर टर्न लेते हैं तो गाड़ी स्किड होकर बाहर निकल जाती है। तुमने मोटो GP रेसेस में बाइक वाइक को देखा होगा ऐसे स्किड होते हुए। मतलब ये जो फोर्स है, दिस मस्ट बी ग्रेटर दैन इक्वल टू क्या? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, यानी mv²/r। आई होप अब सबको समझ में आया होगा, फील हो रहा होगा क्या मैं बात कर रहा हूँ। कार स्किड होना चाहती है बाहर बिकॉज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आता है क्यों? स्पीड की वजह से आता है। जितना ज़्यादा स्पीड बढ़ाओगे उतना ज़्यादा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दिखाई पड़ रहा है यहाँ से क्लियरली। तो स्पीड बढ़ाने की वजह से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बढ़ता है, जो कार को बाहर ले जाना चाहता है, उसको बैलेंस करने के लिए फ्रिक्शन है। फाइन, चलो दूसरा क्या? नॉर्मल रिएक्शन है। ऑल्सो नॉर्मल रिएक्शन इज बैलेंसिंग mg। फाइन, सब्स्टिट्यूशन करते हैं। अपने को मालूम है सिंस फ्रिक्शन लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू टाइम्स n, देयरफॉर यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो। सो म्यू टाइम्स n मस्ट बी ग्रेटर दैन इक्वल टू mv²/r। यहाँ तक समझा? ओके फाइन, n को सब्स्टिट्यूट करते हैं, देयरफॉर म्यू टाइम्स mg, n में mg है ना, सो म्यू टाइम्स mg मस्ट बी ग्रेटर दैन इक्वल टू mv²/r। फाइन, चलो सो फाइनली m से m कैंसिल हो रहा है, r इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा म्यू rg। सो म्यू rg मस्ट बी ग्रेटर दैन इक्वल टू v²। समझा? अच्छा, v के बारे में क्या कहना है तुम्हारा? ये v कौन सी स्पीड है? ये वही सेफ स्पीड है ना जिस स्पीड से टर्न लिया जा रहा है। तो जिस स्पीड से टर्न लिया जा रहा है वो v है, तो मतलब देयरफॉर v² मस्ट बी लेस दैन इक्वल टू म्यू rg ना। अरे इस इक्वेशन को ऐसे लिख दिया उल्टा, तो कोई बड़ी बात नहीं है। देयरफॉर v मस्ट बी लेस दैन इक्वल टू अंडर रूट ऑफ म्यू rg। ये v का लिमिट है, v का कंडीशन है। तो सेफ स्पीड कितना है, मतलब मैक्सिमम सेफ स्पीड अगर तुमको कोई पूछे कि मैक्सिमम सेफ स्पीड यानी मैक्सिमम कितने स्पीड से टर्न लिया जा सकता है, तो v बढ़ बढ़ के इसके इक्वल हो सकता है, या तो इससे छोटा हो या तो इसके इक्वल हो। तो v मैक्स कितना हो जाएगा? देयरफॉर मैक्सिमम सेफ स्पीड ऑफ टर्न v सेफ, या बेसिकली v मैक्स विल बी इक्वल टू रूट म्यू rg। समझ में आई ये बात? ये मैक्सिमम स्पीड है कार का जो कि हो सकता है। इससे ज़्यादा स्पीड पे अगर कार चलेगा या इससे ज़्यादा स्पीड पे व्हीकल जाएगा तो हो गया काम,
फिर स्किड होके बाहर चला जाएगा ना। इसीलिए तुमने देखा होगा टर्न वाले रोड्स पे बैनर लगे होते हैं, बड़े बड़े बोर्ड्स, साइंस कि 30 किलोमीटर पर आवर, सेफ लिमिट 30 किलोमीटर पर आवर। मतलब तुम 20 से जाओगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, निकल जाओगे, बट 30 से ऊपर जाओगे तो निकल नहीं पाओगे, तो स्किड हो जाओगे। और बारिश में ये जो लिमिट होती है, बारिश के टाइम पे ये लिमिट और डिक्रीज़ हो जाती है। तो इसीलिए लिखा होता है कॉशन वेट रोड या ऐसा कुछ लिखा होता है, कॉशन वेट फ्लोर भी तुमने देखा होगा, बहुत कुछ देखा होगा। तो ये सब क्यों होता है? ये सब इसलिए होता है कि बारिश में जो फ्रिक्शन होता है ना वो कम हो जाता है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस करने के लिए अब अंदर वाला फोर्स और कम हो गया है, तो थोड़ा भी ज़्यादा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हुआ तो ये कार स्किड होके बाहर चली जाएगी। समझ में आई ये बात? तो ये मैक्सिमम सेफ स्पीड के लिए डेरिवेशन है, छोटा सा डेरिवेशन है, कोई इसमें बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है, बस कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कॉन्सेप्ट ध्यान रखना कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स डिसाइड होगा V से। अगर V बढ़ाया तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बढ़ेगा। तो ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जब तक बैलेंस कर सकता है तब तक करेगा। जैसे इसकी लिमिटिंग वैल्यू को एक्सीड करोगे, अब ये फ्रिक्शन बैलेंस नहीं कर पाएगा, तो तुम्हारा जो व्हीकल है वो स्किड होकर बाहर चला जाएगा। ठीक है, सो टू प्रिवेंट स्किडिंग ये होना चाहिए। ये कंडीशन है टू प्रिवेंट स्किडिंग या सेफ टर्न, ये कंडीशन है। सो ये मैक्सिमम सेफ स्पीड है। लेट दिस बी इक्वेशन 1 एंड लेट दिस बी इक्वेशन 2। ये क्या है? देयरफॉर दिस इज द मैक्सिमम सेफ स्पीड फॉर अ टर्न। ठीक है, टर्न के लिए ये सेफ स्पीड मैक्सिमम है, इससे कम ही स्पीड रखो तो बेटर होगा। तो आज से जब भी गाड़ी या बाइक जो भी चलाना तो ध्यान देना कि सेफ्टी स्पीड से आगे ना जाओ। रीज़न क्या है? रीज़न सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तुमको खींच लेगा बाहर। ठीक है, नोट डाउन करो ये, फिर हम लोग नेक्स्ट वाला एप्लीकेशन करते हैं। ओके, चलो थर्ड एप्लीकेशन देखते हैं जो कि है डेथ वेल का। अभी ये जो कर्व्ड रोड है ना, ये कर्व्ड रोड वापस आएगा घूम के। मतलब हम लोग वो भी केस देखेंगे जब फ्रिक्शन सफिशिएंट नहीं है, मतलब ऐसे जगह पे जहाँ पे अब समझो कोई रोड है, वहाँ पे लिमिट 30 की है फ्रिक्शन के लिए कि 30 से ऊपर गए तो फ्रिक्शन संभाल नहीं पाएगा। तो अब कोई गाड़ी वहाँ से 30 से ऊपर जा ही नहीं सकती है ना। तो जिन गाड़ियों को फास्ट ही ट्रैवल करना है, जिन गाड़ियों को टाइम का भी फैक्टर साथ में रख के चलना है, उनके लिए क्या किया गया है? तो उनके लिए जो हाईवेज कंस्ट्रक्ट किए गए हैं, जो बड़े बड़े फ्रीवेज कंस्ट्रक्ट किए गए हैं ना, वो ऐसे कंस्ट्रक्ट किए गए हैं कि जो सिर्फ और सिर्फ फ्रिक्शन पे नहीं रिलाय होते हैं, वो एक और फैक्टर पे रिलाय करते हैं जिसको बोलते हैं बैंकिंग। तो जब बैंकिंग ऑफ रोड्स पढ़ेंगे ना तो वहाँ ये चीज़ वापस आएगी। ठीक है, तो आई होप सबको समझा मैंने क्या बोला है। मतलब हमेशा फ्रिक्शन ही सफिशिएंट होगा ऐसा नहीं है ना, तो फ्रिक्शन ऑफकोर्स फ्रिक्शन कुछ वैल्यू तक ही सफिशिएंट हो सकता है। ठीक है, थर्ड एप्लीकेशन देखो, थर्ड एप्लीकेशन है डेथ वेल। डेथ वेल या मौत का कुआं। ठीक है, हम लोग मौत का कुआं देखने जा रहे हैं। फील्ड ट्रिप नहीं है, लेके नहीं जा रहा हूँ मैं मौत का कुआं दिखाने, यहीं देखेंगे हम लोग फिज़िक्स में और लेक्चर में। ठीक है, कुआं का स्पेलिंग सही है ना हिंदी में? ठीक है, चलो कुआं शायद नहीं, चलो कोई बात नहीं, मुझे बता देना क्या है कमेंट्स में। फाइन, डेथ वेल देखते हैं। डेथ वेल में क्या है? हमको स्पीड लिमिट निकालनी है और इस बार मिनिमम स्पीड निकालनी है। तुमने देखा होगा डेथ वेल में जो पर्सन बाइक राइड कर रहा होता है वो अपनी स्पीड बढ़ाता है। बाइक कार जो भी राइड कर रहा है पर्सन, वो अपनी स्पीड बढ़ाता है और बढ़ाते बढ़ाते कितनी भी लेके जा सकता है। स्पीड पे कोई लिमिट नहीं है, बट मिनिमम स्पीड पे लिमिट है। मैक्सिमम कितना भी लेके जा सकता है, मिनिमम पे लिमिट है। मिनिमम पे क्यों लिमिट होता है वो चीज़ हमको समझना है। तो मतलब बेसिकली वी आर गोइंग टू फाइंड आउट हियर मिनिमम सेफ स्पीड, कि मिनिमम कितने स्पीड से व्हीकल चले तो वो उस सर्कल में रह पाएगा। और ये चीज़ तुम इंट्यूशनली भी सोच सकते हो कि अगर स्लो चलेगा और ये वॉल है डेथ वेल का ऐसे, तो गिर जाएगा ना स्लो चलेगा तो ऑफ कोर्स जैसे समझो ये एक सिलेंड्रिकल डेथ वेल है, वेल ऑफ कोर्स सिलेंड्रिकल ही होगा। तो लेट्स जस्ट कंसिडर ये वो डेथ वेल है। ठीक है, इस डेथ वेल में एक राइडर है यहाँ पे, ये राइडर को मैं पॉइंट मास कंसिडर करके चलता हूँ। ठीक है, ये राइडर है यहाँ पे जो कि राइड कर रहा है विद अ वेलोसिटी v एंड द पर्सन इज़ राइडिंग इन दिस सर्कल। आई एम नॉट सेइंग ही और शी बिकॉज नाउ अ डेज एवरी वन कैन बी अ गुड राइडर, एवरी वन।
so I'm not using a gender biased tone here. Fine. समझो ये सर्कल में सर्कुलर मोशन परफॉर्म किया जा रहा है और ऑफ कोर्स ये यूसीएम परफॉर्म किया जा रहा है. फाइन. तो इसका स्पीड यहाँ होगा टेंजेंशियल, ये भी स्पीड से चल रहा है. फाइन. ये सेंटर है सर्कल का, तो ये रेडियस हो जाएगा. चलो ये भी कोई बड़ी बात नहीं है या डिफ़िकल्ट बात नहीं है समझने के लिए. फाइन. ये रेडियस हो गया, ये स्पीड हो गया. अब ज़रा फोर्सेस के बारे में बात करते हैं. इस पर्सन का जो वेट है वो नीचे की तरफ लगेगा ना, mg. मतलब इस पर्सन के वेट को इसको नीचे लेके आना है. पर्सन का वेट उसको नीचे लेके आना चाहता है ना, राइडर का वेट, उसके बाइक का वेट सब मिला के mg है. ठीक है, तो mg उसको नीचे लाना चाहता है. और एक फोर्स है जो कि है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो है स्पीड के वजह से, दैट इज़ mv²/r. अब मैं mv²/r क्यों बना रहा हूँ, ज़रा ध्यान से समझो. mv²/r इसलिए बना रहा हूँ कि mv²/r जो है वो फोर्स बाहर की तरफ है. मतलब बेसिकली ये वो फोर्स है जो ये राइडर वॉल के सरफेस पे एक्सर्ट कर रहा है. समझो, जैसे मैं अपना हाथ ऐसे रखता हूँ, तो अगर मैं अपना हाथ ऐसे रख के सर्कल में लेके जाऊँ, मतलब ये पूरा चारों तरफ वॉल हो, 3D में वॉल हो, और मैं अपना हाथ ऐसे लेके जाऊँ, तो मतलब बेसिकली मैं एक फोर्स एक्सर्ट कर रहा हूँ ना इस वॉल पे. ऐसे इस वॉल पे एक फोर्स एक्सर्ट कर रहा हूँ. और इस केस में वो फोर्स किस फॉर्म में है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के फॉर्म में. तो जो नॉर्मल रिएक्शन आएगा वो इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस करने वाला होगा. अब देखो यही बात मैं कर रहा था, यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन चेंज हो गया है. हर बार नॉर्मल रिएक्शन वेट के इक्वल होगा ऐसा ज़रूरी नहीं है. नॉर्मल रिएक्शन हमेशा सरफेस जिससे कांटेक्ट में है ना बॉडी, उसके परपेंडिकुलर आता है. अब बॉडी इस सरफेस के कांटेक्ट में है तो इसके परपेंडिकुलर नॉर्मल रिएक्शन आ गया है. और इस बार नॉर्मल रिएक्शन ध्यान से देखो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से आ रहा है, ना कि वेट की वजह से. तो वेट को बैलेंस कौन करेगा, अभी वेट को बैलेंस करेगा फ्रिक्शन. तो ये जो वॉल है ना, वॉल और टायर के बीच में जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो देखो ये रहा. तो लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन वो ऊपर की तरफ होगा. मतलब समझो ऐसे, जैसे मेरा वेट, मेरे हाथ का वेट नीचे ले जाना चाहता है हाथ को, बट ऊपर पकड़ के कौन रख रहा है, फ्रिक्शन. तो अब ये वेट अगर बढ़ जाए तो ये नीचे चला जाएगा. समझा. तो अब मैं क्या करूँ, मैं फ्रिक्शन को बढ़ा दूँ. कैसे बढ़ा दूँ फ्रिक्शन को, मुझे मालूम है फ्रिक्शन का लिमिटिंग वैल्यू जो होता है, फिर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, वो होता है म्यू टाइम्स n. अब ज़रा ध्यान से देखो, यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ आने वाला है. तुम बोलोगे सर फ्रिक्शन कैसे बढ़ा रहे हो. फ्रिक्शन बढ़ाना अपने हाथ में इस बार है. कैसे, वो है नॉर्मल रिएक्शन को चेंज करके. अब एग्जाम्पल के लिए ऐसे समझो, जैसे ये मेरा हाथ था, इसको फ्रिक्शन होल्ड कर पा रहा था, बट क्या ये बॉटल को फ्रिक्शन होल्ड कर पाएगा. देखो ये बॉटल का वेट को अगर मैं छोड़ूँ तो ये वेट नीचे जा रहा है. अब देखो कैसे इसको रोक सकता हूँ मैं, इसको प्रेस करके रखूँ, दबाऊँ, तो मैं नॉर्मल रिएक्शन बढ़ा रहा हूँ ना. नॉर्मल रिएक्शन बढ़ा रहा हूँ तो फ्रिक्शन बढ़ जा रहा है. समझ में आई ये बात. अब ये बॉटल देखो रुकी हुई है यहाँ पे. कैसे रुकी हुई है, मैंने एक अंदर की तरफ फोर्स लगाया ना, तो नॉर्मल रिएक्शन बढ़ गया. तो इस नॉर्मल रिएक्शन ने फ्रिक्शन को इंक्रीज़ किया, तो अब ये बॉटल नीचे नहीं जा रही है. वैरस अगर मैं फोर्स नहीं लगाऊँ तो बॉटल अपने वेट की वजह से नीचे चली जाएगी. तो यही बात मैं कर रहा हूँ कि ये जो व्हीकल है, ये व्हीकल वाले का नॉर्मल रिएक्शन इतना ज़्यादा होना चाहिए कि वो फ्रिक्शन को बढ़ा दे, सफिशिएंट कर दे, जिससे ये वेट को बैलेंस कर सके. समझ में आई ये बात. आई होप सबको समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं. चलो ठीक है, ये बॉटल के एग्जांपल से समझ में आया होगा. देखते हैं. फाइन. फोर्सेस का फोर्सेस का बैलेंसिंग देख लेते हैं. सो फ्रॉम द डायग्राम हमको क्या दिखाई पड़ रहा है, हमको दिखाई पड़ रहा है कि ये जो नॉर्मल रिएक्शन है, दिस इज नॉर्मल रिएक्शन कैसा है. नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू mv²/r, राइट, which is balancing the centrifugal force. So normal reaction is due to centrifugal force. देखो नॉर्मल रिएक्शन एक ऐसा फोर्स है जो एडजस्ट होता है. नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू खुद से चेंज नहीं होती, या नॉर्मल रिएक्शन की कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं होती, वो एडजस्टेबल फोर्स है. ठीक है, यहाँ से एक इक्वेशन मिल गया. दूसरा, फॉर द व्हीकल टू स्टे इन द सर्कल में रहने के लिए क्या कंडीशन है. कंडीशन इज दिस, फ्रिक्शनल फोर्स मस्ट बी ग्रेटर दैन इक्वल टू mg. तो F लिमिटिंग मस्ट बी ग्रेटर दैन इक्वल टू mg. समझ में आई ये बात. ये फ्रिक्शन का फोर्स mg को बैलेंस करना चाहिए ना, नहीं तो mg तो इसको नीचे गिरा देगा, तो हॉरिजॉन्टल सर्कल में रुकेगा कैसे.
तो ये बैलेंस होना चाहिए, और इन दोनों का यूज़ करके हम लोग लिख सकते हैं, या पहले फ्रिक्शन का अपने को फॉर्मूला मालूम है, अपने को मालूम है सिंस फ्रिक्शन इज़ म्यू टाइम्स एन, सिंस एफ एल इज़ म्यू टाइम्स एन, ठीक है। सो देयरफॉर सब्स्टिट्यूट करके क्या मिलेगा, देयरफॉर म्यू एन मस्ट बी ग्रेटर दैन इक्वल टू एम जी। समझ में आई बात, ठीक है। लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 2। इसको यूज़ करते हैं इक्वेशन 1 और 2 को सब्स्टिट्यूशन करने के लिए। n सब्स्टिट्यूट कर दो यहाँ से, सो देयरफॉर म्यू टाइम्स n की जगह एम वी स्क्वायर बाई आर मस्ट बी ग्रेटर दैन इक्वल टू एम जी। समझिए ये बात, सिंपल था। ये n की जगह ये डाल दिया है पूरा बस, तो क्या मिलेगा देखो, m से m कैंसल, तुमको क्या मिल रहा है, तुमको मिल रहा है म्यू अपॉन आर इंटू वी स्क्वायर मस्ट बी ग्रेटर दैन इक्वल टू जी, राइट। आर उधर ले जाओ, म्यू इधर ले जाओ, सो आर इधर जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, म्यू नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा। सो देयरफॉर वी स्क्वायर मस्ट बी ग्रेटर दैन आर जी अपॉन म्यू, एंड फाइनली वी मस्ट बी ग्रेटर दैन इक्वल टू रूट आर जी अपॉन म्यू। बहुत सही, ये सही फॉर्मूला हमने डिराइव कर लिया, ठीक है, रूट आर जी अपॉन म्यू। ये स्पीड का रेंज है, मतलब एटलीस्ट इतना तो हो या इससे ज़्यादा हो। सो मिनिमम स्पीड क्या हो जाएगा, देयरफॉर मिनिमम सेफ स्पीड वी मिनिमम विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर जी बाई म्यू। मतलब एटलीस्ट इतना तो हो, इससे ज़्यादा होगा तो चल जाएगा, ग्रेटर देन का कंडीशन है ना, इससे ज़्यादा हो तो चल जाएगा, बट एटलीस्ट इतना तो हो। सो दिस इज़ मिनिमम सेफ स्पीड एंड दिस इज़ द रेंज फॉर सेफ स्पीड। तो हमने कर्व्ड रोड के लिए मैक्सिमम सेफ स्पीड निकाला, इसके लिए मिनिमम सेफ स्पीड निकाला। तो आई होप सबको समझ में आया। ये था थर्ड एप्लीकेशन। इतना ही अपने को आज के लेक्चर में करना था। इसके बाद के लेक्चर में हम लोग बैंकिंग ऑफ रोड्स लेके आएंगे, और बैंकिंग ऑफ रोड्स के कॉन्सेप्ट के बाद फिर हम लोग एक छोटा सा देख लेंगे कर्व्ड कॉन्वेक्स ब्रिज, उस पर जो व्हीकल होता है उसका क्या कंडीशन है, ठीक है। तो अपने सिलेबस के सारे एप्लीकेशंस हो जाएंगे। कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी मैं तुमको दूंगा जो काम आएगा एमसीक्यूज़ वगैरह में। तो आई होप आज के लेक्चर में जो भी किया है वो सबको समझ में आया है। आई हैव ट्राइड माई बेस्ट टू एक्सप्लेन यू इन एवरी पॉसिबल वे। एग्जाम्पल्स, आई होप एग्जाम्पल्स समझ में आए तुमको। वो बॉटल वाले एग्जाम्पल से तुमको क्लियर हुआ होगा कि क्या सिचुएशन चल रहा है यहाँ पे। बॉटल का वेट उसको नीचे लेके चला जाएगा अगर बॉटल के वेट के भरोसे छोड़ देंगे, तो इसलिए हम नॉर्मल रिएक्शन को बढ़ा के फ्रिक्शन को बढ़ा देते हैं। जैसे यहाँ पे पर्सन अपना स्पीड बढ़ा के नॉर्मल रिएक्शन बढ़ा देता है, जिससे फ्रिक्शन बढ़ जाता है जो वेट को बैलेंस कर लेता है, ठीक है। चलो बढ़िया, तो आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय एवरीवन, हैव अ गुड डे।